दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक है ना, ये अपना जो चल रहा है अभी, डिस्पर्शन एंड ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड का एक बार क्विक समरी ले लेते हैं, आज इसका ऑलमोस्ट क्लोजर हो जाएगा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, राइट। तो ये पार्ट हमने पहले किया, राइट। इसमें हमने प्राइमरीली क्या देखा था, आई डिफेक्ट्स, राइट। अब यहाँ पे हमने भी दूसरा पार्ट है, इसमें स्टार्ट किया था उस दिन, प्रिज्म देखा था, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, और उसके बाद डिस्पर्शन देखा था, एंड डिस्पर्शन के बाद यूजिंग डिस्पर्शन हाउ डज रेनबो गेट फॉर्म, राइट, ये देखा था, राइट। अब इसका सेकंड पार्ट है विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या क्या आएगा मेन, दिस इज प्योर थ्योरी गाइस, इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है और इसका बहुत ज़्यादा वेटेज भी नहीं है एग्जाम में। हो सकता है कि आपके स्कूल एग्जाम में अभी इसका ज़्यादा वेटेज हो, उसकी वजह से, क्योंकि अभी सिर्फ आपके पास 8 चैप्टर है ही नहीं। जब पूरा सिलेबस होगा तो इसका वेटेज इस पूरे टॉपिक का जो कर रहे हैं मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स। तो बहुत ज़्यादा इससे इमोशनली दिल लगी नहीं करनी हमको, है ना, इमोशनली अटैच नहीं होना है इसको, इसकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी जितनी देनी चाहिए, 2 नंबर लायक होती जो उतनी देनी है अपने को। बहुत ज़्यादा इस पर ज़्यादा रिसर्च या पीएचडी वाला टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। आगे इसका कुछ एप्लीकेशन भी नहीं है, थोड़ा एक्साइटिंग है बिकॉज बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना जो है आपको पता चल जाते हैं कि ऐसा होता है, ये होता है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, वो सब चीज़ें ना, तो इसलिए थोड़ा सा एक्साइटिंग लगता है, ठीक। इसका एक नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। ये दोनों हम साथ में ही लेते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। तो ये हमारा नॉर्मली अर्थ, ठीक है, जिसको हम नियर स्फेरिकल मानते हैं, एक्चुअली इट इज इलेक्ट्रिकल, बट हम इसको स्फेरिकल मान के चलते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। अब इसके अराउंड क्या है, इसके अराउंड हमारे पास है एटमॉस्फेयर, जो विच कॉन्टिन्यूज टिल सर्टेन डिस्टेंस अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, राइट। ये एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि ये अवेलेबल है थ्रू आउट द स्पेस, ये एक सर्टेन किलोमीटर, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक जाते जाते ऑलमोस्ट ये नील हो जाता है। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा हाइट पे जाओगे, मतलब 3000 मीटर से ऊपर या 4000 मीटर से ऊपर, तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, राइट, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर नहीं तो ऑक्सीजन भी नहीं है। तो ये एक एटमॉस्फेयर का एनवायरनमेंट है हमारे पास। इसमें लेयर्स ऑफ, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द लेयर्स विच आर फार फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ दे आर रेयर, मतलब in terms of density, in terms of particle presence, they are rare, and as you come towards the surface of earth they become denser and denser. So towards near the surface of earth they are very dense, clear है। ये आपका एटमॉस्फेयर है, अर्थ के पास जो है एटमॉस्फेयर डेंस है, पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे जैसे आप आगे चले गए ये जो है रेयर हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे कोई भी मान लो ऑप्टिकल, कोई जैसे सन है, ठीक है, सन से जब रे ऑफ लाइट, मैं अलग डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ये अर्थ है, ठीक है, ये है आपका एटमॉस्फेयर। मान लो सन से लाइट आ रही है, एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल करी ऐसे, यहाँ पे वैक्यूम है। ये कॉन्सेप्ट, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है क्या, ये वैक्यूम है, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है सन से लेके टिल एटमॉस्फेयर, टिल द रे हिट्स द एटमॉस्फेयर, ये सब क्या है, वैक्यूम है, इज कॉल्ड स्पेस, है ना, यहाँ पे वैक्यूम है। लेकिन जैसे ही रे ऑफ लाइट यहाँ पे एंटर हुई एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर मीडियम चेंज हुआ, वैक्यूम से समथिंग, दिस इज वैक्यूम, दिस इज समथिंग, तो मीडियम चेंज है। मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, लाइट बेंड होगी। कैसे बेंड होगी, ये रेयर एनवायरमेंट है, डेंस एनवायरमेंट, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मान लो नॉर्मल हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी जैसे नॉर्मली बेंड होती थी। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मीडियम है ये कांस्टेंट है। इवन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरिएबल है। मतलब कैसा है कि यहाँ पे यहाँ से वैक्यूम से जब यहाँ आए तो थोड़ा चेंज हुआ, यहाँ पे रेयर है,
फिर डेंस 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 होते होते, तो मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है। अब अगर कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है तो ये रे स्ट्रेट नहीं आएगी, ये रे जो है ये इस तरीके से कुछ कर्व लेके आती है। गेट द पॉइंट? कंटिन्यूअसली बेंड, मतलब आप सोचो ना कि एक रे यहां तक आई, फिर थोड़ा बेंड हुई, फिर थोड़ा सा बेंड हुई, फिर थोड़ा सा बेंड हुई, फिर थोड़ा सा बेंड हुई। तो ऑब्वियसली अगर कंटिन्यूअस वेरिएशन है तो कैसा हो जाएगा? आपको कर्व जैसे दिखाई देगा बेंडिंग वाला। तो ये होता है जब सन से यहां पे रे ऑफ लाइट आती है तो ये स्ट्रेट ना आके ये ऐसे घूम के आती है। ठीक, इस रिफ्रैक्शन को बोलते हैं, जो एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये जो बेंडिंग हो रही है, इसका नाम दे दिया गया है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है उसको वी हैव नेम्ड इट वेरी सिंपली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक, तो पहला इसका इंपैक्ट, पहला इंपैक्ट है इसका, पहला इसका इंपैक्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हम सब ने स्टार्स को ट्विंकल करते कभी ना कभी देखा ही है। आजकल थोड़ा कम ऑब्जर्व होता है, पहले ज्यादा होता था पोल्यूशन की वजह से। क्या रीजन है? कोई भी चीज ट्विंकल कब करती है? जब उसको आप थोड़ा सा शेक करो, है ना? जैसे मिरर को लेके ऐसे आप हिलाओ तो लाइट पड़ रही तो आंखों में ऐसे ट्विंकलिंग इफेक्ट आता है, राइट? तो स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? इसका मतलब कोई स्टार्स को वहां पकड़ के ऐसे से हिला रहा है? नहीं। तो ट्विंकल क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन समझना है अपने को। यह है अपने पास अर्थ, और यहां पे कहीं पे है एक स्टार। ठीक, यहां पे है एक ऑब्जर्वर हमारे पास जो इस स्टार को बड़े मजे से देख रहा है, फुर्सत में टाइम पास कर रहा है। ठीक है ना? होता क्या है, ये है बीच में एटमॉस्फेयर, यहां पे वैक्यूम, ये है एटमॉस्फेयर। तो जब स्टार से रे चलती है कुछ इस तरीके से, स्टार हमें क्यों दिख रहा है? क्योंकि इससे जो लाइट रे चलेगी यहां तक पहुंचनी चाहिए, वो सीधे नहीं पहुंचते, वो बेंड होके पहुंचते। अब क्यों बेंड हो रही बताया मैंने, क्योंकि ये मीडियम चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो ये कंटिन्यूअसली बेंड हो रही है। तो इसको क्या लगता है कि स्टार, अब ये जब इसके पास रे पहुंची तब वो ऐसे आई, तो इसको लगता है कि स्टार यहां नहीं है, स्टार तो यहां, क्योंकि इससे लग रहा है कि रे जो है यहां से नहीं यहां से आ रही। दिस इज द इमेज ऑफ द स्टार दैट दिस पर्सन इज सीइंग। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। यहां पर एक्चुअली स्टार है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। और ये क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। अपैरेंट मतलब लाइफ में होता है जो फील होता है, अपैरेंट पोजीशन। बट इससे भी ट्विंकलिंग इफेक्ट थोड़ी ना आएगा, यहां की जगह यहां रख दिया गया, ट्विंकलिंग नहीं होगी। ट्विंकलिंग कब होगी? कि जब ये कंटिन्यूअसली चेंज हो, राइट? जब ये कंटिन्यूअसली कोई इसको से शेक करे। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये जो मीडियम है, मतलब जो ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, इनमें एक और खासियत होती है, देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index changes continuously, मतलब it is mobile, it changes continuously। तो ऐसा नहीं है कि बेंडिंग हर बार इतनी ही होगी तो हर बार इमेज यही बनेगी। तो कभी हो सकता है बेंडिंग ज्यादा हो जाए तो स्टार यहां पे आ जाए, कभी बेंडिंग कम हो स्टार यहां पे आ जाए। तो ऐसा क्या इंपैक्ट आएगा? तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा कि कंटिन्यूअसली स्टार की पोजीशन शेक हो रही है, चेंज हो रही है। उसका ही इंपैक्ट होता है कि इस ऑब्जर्वर को स्टार जो है वो ट्विंकल करता हुआ दिखता है, राइट? सो दो रीजन है ट्विंकलिंग स्टार के, दो रीजन है, एक तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी, कहानी हो गई। अब कहानी में आपको एग्जाम के लिए लर्न क्या करना है, तो अपनी फिजिक्स की बुक निकालो आप, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। एक मुझे बुक कोई दे दो भाई, इन दोनों के पास दो होंगी ना, तो आप रखो अपने पास। हाँ, थैंक यू वेरी मच। पेज नंबर कौन सा है वो? 59। पेज नंबर 59 पे आ जाओ माय डियर फ्रेंड्स। देखो ये मैं आपको काम की चीज बता रहा हूं कि लर्न क्या करना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से,
दैट इज समथिंग यू हैव टू गेट। ठीक है, तो पहली चीज तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में आपको ये जो फालतू सा डायग्राम दिख रहा है ना, रे डायग्राम बोगस सा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है, एक रे स्ट्रेट आ रही है, दूसरी रे बेंड होती हुई आ रही है, तो एक पोजीशन है अपेरेंट और दूसरी है एक्चुअल, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू लर्न, आपके नोट्स में होना चाहिए ये। दूसरा, अब आप मान लो एग्जाम में लिखने को आया व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, तो आप क्या लिखोगे? तो क्या क्या लिखना है वो आप अंडरलाइन में करवा रहा हूं। लाइट एमिट, जो मैंने समझाया है वही चीज यहां लिखी हुई है, एक बार रीड करते हैं इसको क्विकली। लाइट एमिटेड बाय स्टार्स पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ बिफोर रीचिंग आवर आईज। ठीक है, ये आपने लिखा। ठीक है, द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म बट कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, ये आप हटा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, मतलब पहला स्टेटमेंट लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा द लेयर्स क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ आर ऑप्टिकली डेंसर। जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो जस्ट इंफॉर्मेशन है, उसको लिखनी, क्योंकि एग्जाम में इस क्वेश्चन की वेटेज डियर सिर्फ 1 मार्क होगी, इसलिए बोल रहा हूँ कितना लिखना है आपको। तो फर्स्ट लाइन लिखी, लाइट एमिटेड बाय स्टार्स पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ बिफोर रीचिंग आवर आईज। फिर नेक्स्ट है द लेयर्स क्लोज टू द अर्थ आर ऑप्टिकली डेंसर, एज वी गो हायर एंड हायर द डेंसिटी ऑफ लेयर्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। ये सबसे ज्यादा पंच है, मतलब इट्स ए वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। फिर एज द लाइट फ्रॉम द स्टार एंटर्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आप अपनी नॉलेज यहाँ पे दिखा रहे हो कि एज इट एंटर्स द अपर मोस्ट लेयर, जब ये अपर मोस्ट लेयर पे आई तो ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये लिख दिया आपने थर्ड लाइन। फिर लिख दिया दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द लाइट एंटर्स आवर आईज। ठीक है, so due to refraction of light the apparent position of the star is different from the actual position of the star, apparent position is different from the actual position, ये लिखा आपने। moreover, अब ट्विंकलिंग वाली बात, moreover ये आपकी फिफ्थ लाइन है। moreover the different layers of atmosphere are mobile and the temperature and density of layers of atmosphere changes continuously, so even, तो आप ये पूरा भूल भी गए ना, तो आप इसके लिए इतना भी लिख दोगे नोट्स में अपने कि these different layers of atmosphere are mobile and the refractive index changes continuously, the refractive index changes continuously, ये करेक्ट वर्ड आप लिख सकते हो, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी बात कह दी कि इन लेयर्स का, ये जो लेयर्स हैं इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ये बोल दिया। फिर हेंस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हेंस द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार चेंजेस कंटिन्यूअसली, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी स्टेटमेंट्स में। ये एक तो रिफ्रैक्टिव मतलब बेंडिंग की बात होना वो जरूरी है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ये जरूरी है, और ये लास्ट लाइन, ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार कंटिन्यूअसली चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड हेंस वी गेट अ ट्विंकलिंग इफेक्ट, हेंस वी गेट अ ट्विंकलिंग इफेक्ट। इतना आपको लिखना पड़ेगा, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या लर्न करें, क्योंकि थ्योरी डियर, तो इसको ना आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। इसमें क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है एमसीक्यू, एक मार्क का एमसीक्यू आता है, उसमें बोलेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, 4 ऑप्शन होंगे। पहला होगा स्कैटरिंग, दूसरा होगा रिफ्लेक्शन, तीसरा होगा रिफ्रैक्शन, ठीक है, और चौथा ऑप्शन हो सकता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आप फटाक से क्या टिक करोगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, आगे बढ़ोगे। इतना ही वेटेज है इसका। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लिखने के लिए आ गया, एक्सप्लेन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड ऑल दैट, ये सिर्फ आपके प्री बोर्ड्स या स्कूल के जो अभी टेम्परेरी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें, क्योंकि सिलेबस कम है, उसको पूछा जा सकता है। लेकिन तब भी एग्जाम वाले डे पे ये आपके नोट्स में होना चाहिए कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को देखना है भाई, क्या क्या लिखना है, 3-4 पॉइंट। प्लीज ये पैराग्राफ मत लिखना, नो वन वांट्स टू रीड द पैराग्राफ, जस्ट राइट 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। कई बार आपको टीचर्स ने बताया भी होगा, मैं भी बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड। डू नॉट राइट पैराग्राफ लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये लो, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही
एक वेरिएंट है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। मतलब क्या है इसका भाई? मतलब सिंपल है। सनराइज मतलब क्या होता है? सनराइज मतलब जब हॉराइजन के ऊपर सन आता है, वी आर एबल टू सी द सन। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा ऑब्जर्वर है यहाँ पे, अभी सन यहाँ पे है कहीं, ये इसके हिसाब से ये हॉराइजन है स्ट्रेट लाइन, सन यहाँ पे है, सन की रेज इस तक नहीं पहुंच रही, ठीक है, आगे से निकल रही है, इसको दिख ही नहीं रहा सन। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली, जब सन यहाँ पे आएगा, जब इसके हॉराइजन के ऊपर आएगा, राइट, तब इसको सन दिखना शुरू होगा, ये बोलेगा सनराइज हो गया। बट एक्चुअली होता क्या है, जब सन यहीं नीचे है, अभी हॉराइजन के ऊपर नहीं आया, ये है मेरा एटमॉस्फेयर, ये है एटमॉस्फेयर, लाइट रे यहाँ पहुंची, आइडियली इसको स्ट्रेट निकलना चाहिए था, आइडियली इस लाइट रे को स्ट्रेट निकलना चाहिए था और इस बंदे को दिखना ही नहीं चाहिए था सन, क्योंकि ये हॉराइजन के नीचे है। लेकिन हुआ क्या, बेंडिंग हो गई, वही सेम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो ट्विंकलिंग स्टार्स में हुआ था, यहाँ पे नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड होता हुआ इसके आई तक पहुंच गया, तो इसको क्या लगेगा कि सन तो यहाँ पे आ गया है। तो ये अगेन अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन है, ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन है, इसके हिसाब से सनराइज हो गया है, बट एक्चुअली हुआ नहीं है, इसको जो दिख रही है वो सन की इमेज है। तो जनरली 2 मिनट्स बिफोर ये दिखना शुरू हो जाता है जनरली, ठीक है। सेम चीज सनसेट के टाइम पे होगी, सेम चीज सनसेट के टाइम पे होगी। अब ये चला गया है हॉराइजन के नीचे, इसका हॉराइजन ही है, ठीक है, अभी भी वही है, इसको दिखना नहीं चाहिए था क्योंकि सन रे स्ट्रेट ऐसे जानी चाहिए थी, इसको दिखना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, बेंड हो गई, बेंड होकर इसकी आदत पहुंच गई। अगेन इसको क्या लगेगा, अभी सनसेट नहीं हुआ, सन अभी हॉराइजन के ऊपर। तो एक्चुअली इस समय जो अर्ली सनसेट, सनराइज या डिलेड सनसेट हो रहा है, उस केस में उसको सन दिखाई दे रहा है हॉराइजन के ऊपर, वो सन नहीं है, वो उसकी इमेज है जो रिफ्रैक्शन की वजह से बनती है। तो इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो उसी पेज में नीचे इसका डायग्राम बना हुआ है, जो मैंने ये डायग्राम बनाए हैं, आपको दिख रहा है, एक्चुअल पोजीशन, अपेरेंट पोजीशन, जो भी लिखा होगा उसमें, ठीक है ना। तो वो डायग्राम आपको लर्न करने पड़ेंगे, दोज डायग्राम्स and 3-4 lines. If it comes, explain how does it happen. You'll have to explain the same way it has been explained in the textbook. So I will strongly recommend and request you guys to create notes for these things, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम के टाइम बुक से पढ़ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बिकॉज इट टेक्स टाइम। एग्जाम में आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, साइंस में 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये आपके लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होगा, तो इसलिए आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। और इसी बहाने आप एक बार इसको ड्रॉ करके देख लोगे, इसी बहाने आप एक बार तो ड्रॉ करोगे इसको, वरना आप सीधे एग्जाम में लर्न करोगे कैसे ड्रॉ करना है, तो एक बार की चीज, लर्न की चीज आपको याद भी नहीं रहेगी, ठीक है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सनराइज नहीं हुआ है, बट बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन लाइट इज एंटरिंग दिस ऑब्जर्वर, और इसको लग रहा है कि सन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या है, सनसेट हो चुका है, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट इज स्टिल रीचिंग फ्रॉम द सन, उसको लग रहा है यहाँ पे सन अभी भी है। यहाँ पे एक बेसिक फैक्ट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, जब उससे स्टार्ट हुई लाइट हमारी आइज तक पहुंचे। तो मेन मुद्दा क्या है कि हमारी आइज तक लाइट पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, रिफ्रैक्शन से पहुंच रही है, ठीक है, उसको यहाँ पे इमेज दिख रही है उसकी, क्लियर, ठीक है। सो दिस इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कैटरिंग में कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका मतलब, इसका डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। इट इज लाइक absorption of light by atmospheric particles, atmospheric particles मतलब dust,
मॉइस्चर एटसेट्रा, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स एंड री एमिशन in different directions is called scattering। मतलब लाइट स्कैटर हो गई। मतलब क्या है? मतलब ये है, लाइट ट्रैवल कर रही है सन से, मान लो यहां पे आपका सन है, यहां पे पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर के, जैसे एटमॉस्फेयर आया वैसे पार्टिकल्स आ गए, इतने बड़े नहीं होंगे बट आपको जूम इन व्यू दिखा रहा हूं। अब क्या होगा, लाइट इसके अंदर जाएगी। अब लाइट इसके अंदर जाएगी तो क्या होगा, कुछ लाइट इसे रिफ्लेक्ट हो सकती है, कुछ लाइट इसे रिफ्रैक्ट हो सकती है, कुछ रेज रिफ्रैक्ट होंगी, कुछ रिफ्लेक्ट होंगी, बट दिस विल हैपन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो ये किस कौन सी रे किस डायरेक्शन में फॉल कर रही है उसके हिसाब से वो हर डायरेक्शन में जाएगी। तो एक बार वो अंदर गई, ट्रैप हुई, देन इट कैन गो इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन, इट्स टोटली रैंडम। सो सन से जो स्ट्रेट लाइट आ रही थी, राइट, जैसे टॉर्च यहाँ जल रही है, टॉर्च से हमारी स्ट्रेट लाइट आ रही है, बट ये पार्टिकल्स ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया, फिर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में उसको भेज दिया। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट काफी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्कैटरिंग नहीं होगी तो आपको स्काई का हमेशा ब्लैक दिखेगा, आपको सिर्फ सन के डायरेक्शन से सन लाइट दिखाई देगी, राइट, और बाकी कुछ आपको, बाकी साइड्स पे आपको ब्लैक दिखाई देगा। अब ये स्कैटरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो पहले। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड रैलेस लॉ, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं, इसके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। कितने लोगों को ये चीज पता है कि लाइट इज ऑल्सो अ वेव? जिनको नहीं पता वो भी ध्यान रखें कि लाइट इज एट द एंड ऑफ द डे इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट एक्चुअली इट्स अ वेव। आप जब 12th में आओगे तो लाइट के डुअल नेचर्स पढ़ोगे, दो अलग अलग चैप्टर हैं, रे ऑप्टिक्स विच डील्स विद स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ लाइट, दूसरा होगा वेव नेचर, तो वेव में वो वेव की तरह चलेगी। एक्चुअली ये लाइट एक वेव भी है, तो हर एक वेव की एक वेवलेंथ होती है। तो अगर हम व्हाइट लाइट की बात करें तो गाइस व्हाइट लाइट में जरा ध्यान, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान सुनना, क्योंकि ये चीज शायद आपको किताब में नहीं मिल पाएगी, मतलब मिलेगी तो आप उस समय से उस तरीके से उसको समझ नहीं पाओगे कि क्या इसके पीछे छुपा हुआ है। ये है वेबग्योर, ये कहानी है पूरी किसकी, व्हाइट लाइट की। ये मैं बता चुका हूं आपको कि व्हाइट लाइट में ये सारे कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, इनको मिला दो तो व्हाइट लाइट बन जाती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वायलेट की वेवलेंथ लीस्ट होती है और रेड की वेवलेंथ हाईएस्ट होती है। ये प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है पूरा, जो सन से आता है उसमें हमको सिर्फ व्हाइट लाइट नहीं होती, उसमें बहुत सारी रेज होती हैं। जो सन से हमारे पास पूरा एनर्जी स्पेक्ट्रम आता है, दिस विबग्योर इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट स्पेक्ट्रम। वी हैव एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, व्हाट नॉट, उसका एक पार्ट है विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट के अंदर ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट। तो इनका इनका ये सब सभी वेव्स हैं। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो अब ये स्कैटर कौन सा कलर सबसे ज्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4। मतलब जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा है वो सबसे कम स्कैटर होगा। मतलब रेड विल स्कैटर लीस्ट, वायलेट विल स्कैटर मैक्सिमम। तो ये जरा कॉन्सेप्ट आप लोग नोट्स में लिखेंगे इसको। रेड रेड इसकी हाईएस्ट वेवलेंथ है, एंड स्कैटर्स लीस्ट।
मतलब इस दिस विल स्कैटर द लीस्ट, ठीक है। वायलेट इसकी लोएस्ट वेवलेंथ है, लोएस्ट वेवलेंथ है, एंड इट स्कैटर्स मैक्सिमम, राइट। तो समझो कि वायलेट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वायलेट होगी, ये पूरा बैंड जो है वायलेट इंडिगो ब्लू, दिस स्कैटर्स अ लॉट। ये वाला बैंड जो है रिलेटिवली स्कैटर्स वेरी लेस। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज ज्यादा स्कैटर होगी स्काई में, आपको वही कलर ज्यादा ऑब्जर्व होगा। तो दिस इज प्राइमरली द फैक्ट, योर स्काई कलर इज जनरली ब्लू। व्हाइट लाइट हैज, अभी स्काई को किसी ने ब्लू पेंट किया है क्या? इतना तो समझ सकते हो ना यार कि स्काई को किसी ने ब्लू पेंट थोड़ी ना किया है कि आपको ब्लू दिख रहा है, या उसको ब्लू दिखने का मन है इसलिए वो ब्लू दिख रहा है, राइट। क्यों दिख रहा है ब्लू? क्योंकि सन से जब लाइट आ रही है वो लाइट स्कैटर हो रही है, उसमें 7 कलर्स हैं। अगर 7 कलर्स इक्वली स्कैटर होते तो पूरा स्काई व्हाइट दिखता, दिखता कि नहीं दिखता? लेकिन अभी क्या हुआ, वो 7 कलर्स में रेड ऑरेंज येलो सब, इनको स्कैटर नहीं होना है हमको, वी आर कन्फाइंड, इनको ज्यादा स्कैटर होना है। तो ये स्कैटर हो गए, तो स्काई कलर में ब्लू हो गया, ठीक है। इसका भी अगर आपको समझना है ये लॉ, तो मैं आपको एक विजुअल फील दे सकता हूं इसका कि ऐसा क्यों होता है। देखो ये पार्टिकल्स हैं जो स्कैटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। दो वेव्स हैं, दो वेव्स हैं। अब जिन्होंने 9th में आप लोग मुझसे नहीं पढ़े हो, मुझे नहीं पता कि आपको टीचरों ने से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वेवलेंथ ये होती है स्मॉल वेवलेंथ, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस है वो कम है। एक होती है वेव ऐसी, ये है लॉन्गर वेवलेंथ। तो इसको इमेजिन कर सकते हो आप कि ये रेड की जो वेव होगी कुछ इस तरीके से होगी जब आप देखोगे उसको, वायलेट की वेव होगी कुछ ऐसी होगी, ठीक। अब मान लो रेड की वेव है, रेड लाइट की वेव, स्कैटर होने के लिए जरूरी क्या है कि पहले वो इसके अंदर तो जाए। अगर वेवलेंथ इतनी ज्यादा है कि इट कैन जंप ओवर द पार्टिकल्स, इट कैन जंप ओवर द पार्टिकल्स, तो स्कैटर होगी नहीं। खुद सोचो दिमाग से यार कि एक अल्टीमेटली लाइट जब ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट, आप जो स्ट्रेट लाइन दिखाते हो वो स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक गाइडलाइन है, बट एक्चुअली इट्स ट्रैवलिंग लाइक ए वेव, इट्स ट्रैवलिंग लाइक ए वेव। But the wavelength is long enough, it can jump over, it can jump over the particles. वही इसको देख लो, इसके पास चॉइस ही नहीं है, इसके पास चॉइस नहीं है, बिकॉज इसकी वेवलेंथ इतनी कम है, ट्रैप हो गई होगा। दिस विल ट्रैप, दिस विल गेट ट्रैप, राइट। इन अ ट्रू सेंस आई कैनॉट ये बोल सकता, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये सारी की सारी वायलेट ट्रैप हो जाएगी और रेड पूरी की पूरी बच जाएगी, हम ये नहीं बोल रहे हैं। दिस इज जस्ट ए फेयर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सिनेरियो। द लॉन्गर वेवलेंथ्स will have a lower tendency to get trapped, so they will scatter less, while shorter wavelengths have more tendency to get trapped, hence they scatter more. Yes? नहीं, देखो मोस्ट है, ठीक है, मोस्ट है। आप खुद सोचो कि क्या वायलेट के जस्ट एडजेसेंट इंडिगो वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, तो क्या वो बिल्कुल स्कैटर नहीं होगी? होगी ना, वायलेट से थोड़ी कम होगी, लेकिन क्या आपकी आई वो डिस्टिंग्विश कर पाएगी? खुद सोचो ना, आप जब रेनबो का भी देखते हो तो क्या आपको 7 कलर से बैंड डिस्टिंग्विश दिखते हैं? ओवरलैपिंग दिखते हैं ना। तो वही चीज है, दे आर द वेवलेंथ्स आर सो क्लोज बाय कि आपको एक कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा इसमें। दिस इज व्हाट, ये कोई ट्रू मतलब एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं है, इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स का वेरिएशन है, वेवलेंथ का वेरिएशन है, तो अल्टीमेटली एक एवरेज्ड आउट इफेक्ट दिखेगा। यू विल सी ए एवरेज आउट इफेक्ट ऑफ दीज 3 कलर्स स्कैटरिंग मोर। सो ऑब्वियसली वायलेट इंडिगो ब्लू का कंबाइंड इफेक्ट अगर आप देखोगे तो वही दिखेगा जो आपको दिखता है। अप्रोक्सीमेटेड व्यू है ना, क्लियर? तो ये हो गई कहानी, बट ये सब आपको मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि कुछ चीजें याद रहे
कि भाई रेड जो है लीस्ट स्कैटर होती है और वायलेट जो है वायलेट और यू कैन से वायलेट इंडिगो ब्लू दे स्कैटर रिलेटिवली मोर बिकॉज दे हैव शॉर्टर वेवलेंथ्स। अब इसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास क्रिएट होते हैं। ये सिनेरियो समझ लिया हमने। तो पहला है इसका कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। समझ गया इसमें क्या लिखना है? कलर ऑफ स्काई इज जनरली ब्लू बिकॉज violet indigo blue colors scatter the max, so we observe the sky as blue। उससे ज्यादा लिखना नहीं है आपने को। हाँ, अगर 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू बिकॉज ऑफ 4 ऑप्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्या करोगे? स्कैटरिंग। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कलर ऑफ स्काई इज ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है। फिर दूसरा इस पर क्वेश्चन बनता है, डेंजर सिग्नल्स आर जनरली रेड। ये क्यों किया? एग्जैक्टली। सो जब आप स्काई देख रहे हो, ब्लू देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन ठीक है, डेंजर सिग्नल आपका तब आप कुछ ड्राइव कर रहे हो या यू आर एक्चुअली इन सम पर्सपेक्टिव ऑफ नॉट हिटिंग ए रोड ब्लॉक और समथिंग, और सिग्नल या फिर हो गया, तो वहां पे पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि वो सिग्नल वहां से कोकनी चौक पे सिग्नल लगा है तो वहां से भी दिखाई दे और वहां से भी दिखाई दे और सब जगह से दिखाई दे। स्कैटर नहीं करना है उसको। वहां पे ये कि जो बंदा सामने आ रहा है उसको दूर से दिखाई दे जाए। द पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। वी वांट टू सी द सिग्नल फ्रॉम फार। सो अगर किसी चीज को दूर तक दिखना है तो द कलर शुड स्कैटर लेस। इसलिए यहां पे रीजन आता है कि रेड कलर स्कैटर्स द लीस्ट, scatters least, hence it's visible from far distances। इसी अगर आपने देखा हो कलर ऑफ स्काई ब्लू होता है, बट मॉर्निंग के टाइम अगर आप देखो तो जनरली अगर सनराइज पूरी तरीके से हुआ नहीं है, इट इज स्टिल डार्क, sky is still dark, but if you see in the direction of sunrise, what do you see? Not blue, you see reddish sun। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई? वहां पे जब मॉर्निंग के टाइम पे जब आप यहां पे हो, सनराइज जस्ट हुआ है होराइजन के ऊपर, तो उस केस में क्या हो, कौन सा कलर दिखाई देगा आपको? जो कलर स्कैटर हो जाएगा। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है आपको, सबसे ज्यादा डिस्टेंस। सन यहां पे आएगा तो डिस्टेंस इतनी हो गई, बट अभी डिस्टेंस कितनी है? इतनी है। बहुत डिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई। तो उस केस में वो कलर विजिबल होगा जो लीस्ट स्कैटर हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस मैटर्स। बट हियर डिस्टेंस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज वेरी वेरी क्लोज। तो इस केस में स्काई का कलर ब्लू दिखाई देगा जो स्कैटर सबसे ज्यादा हो रहा है। तो दोनों का सिनेरियो अलग है। जब आपको दूर से किसी चीज को देखना है तो यू यूज रेड कलर, वाइड स्प्रेड देखना है तो यूज ब्लू कलर। तो वाइड स्प्रेड स्काई पूरा पूरा ब्लू हो जाता है। यहां पे सिर्फ एक डायरेक्शन में रेड दिखता है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है और रेड दिख रही है, स्कैटर हो नहीं रही है इन दिस है। बाकी यहां नहीं रेड दिख रहा आपको, क्योंकि स्कैटर नहीं हो रहा है वो, ना यहां रेड दिख रहा है ना यहां रेड, तो सिर्फ सन के आसपास रेड दिख रहा है बिकॉज रेड लाइट बिना स्कैटर होकर आपकी आई तक पहुंच पा रही है। राइट? सो डेंजर कलर्स जनरली रेड बिकॉज दे स्कैटर। मतलब आपको याद क्या रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से? इतना रखना है कि व्हाई डू वी यूज रेड कलर फॉर डेंजर सिग्नल्स? सिंपल आंसर, रेड स्कैटर्स द लीस्ट। आपको पूरी कहानी उसमें समझानी नहीं, जो समझा रहा हूं, आपको सिर्फ इतना लिखना है, रेड स्कैटर्स द लीस्ट, हेंस इट कैन बी विजिबल फ्रॉम फार डिस्टेंसेस और वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। बस सहज। आप यही भी हो ना? ठीक है, ओके, डन है। इसके बाद एक उसमें क्वेश्चन इस पर बनता है, मैं सब बुक में सब दिखा दूंगा आपको। कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ स्काई और स्पेस टू एन एस्ट्रोनॉट, मतलब नॉट प्रोफेशनली, जो एक्चुअली स्पेस में हो। ठीक है, दिस इज ब्लैक और डार्क। वाई? एस्ट्रोनॉट गया स्पेस में,
जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया तो वहां तो एटमॉस्फेयर है नहीं, स्पेस में एटमॉस्फेयर है नहीं, तो अगर एटमॉस्फेयर है नहीं तो स्कैटरिंग करेगा कौन? स्कैटरिंग कौन कर रहा था एटमॉस्फेयर में? छोटे छोटे पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स ही नहीं है यार, तो स्कैटरिंग कौन करने वाला है? तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कैटरिंग जब हो नहीं रही है तो इस लाइक कि आप सन को मानो कि एक सन की डायरेक्शन में कोई देखेगा एस्ट्रोनॉट, मान लो स्पेस में है, जब वो सन की डायरेक्शन में देखेगा तब उसको सन दिखाई देगा एज ए टॉर्च, एज ए टॉर्च। लेकिन आसपास सब डार्कनेस, क्योंकि देयर इज नो वन हु कैन स्कैटर दिस लाइट ऑल थ्रू आउट। जो हमको होता है कि सनराइज हो गया तो पूरा ब्लू स्काई हो गया, स्कैटर हो। वो कौन ब्लू कर कौन रहा है? वो ब्लू कर रहा है वो पार्टिकल्स जो उसको स्कैटर कर रहे हैं। बट वहां पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है गाइस, एटमॉस्फेयर नहीं है तो हमेशा रात ही रहेगी, एक्सेप्ट द फैक्ट इफ यू आर लुकिंग स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ सन, स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ सन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद डेंजर सिग्नल हो गया, कलर ऑफ ये हो गया, स्काई हो गया, एंड एक मिनट मुझे कुछ बचा तो नहीं इसमें। डेंजर सिग्नल्स हो गया। वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स का भी सेम है कि क्लाउड्स दे स्कैटर। क्लाउड्स का जो साइज पार्टिकल होता है ना काफी बड़ा होता है। क्लाउड्स के पार्टिकल जैसे स्मोक और डस्ट के पार्टिकल काफी छोटे होते हैं। तो क्लाउड्स अगर यहां से देखो तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू ज्यादा स्कैटर होगा, बट क्लाउड्स के पार्टिकल इतने बड़े हैं कि ये सारे कलर्स ही स्कैटर करते हैं, इसलिए क्लाउड्स आर जनरली व्हाइट। ठीक है, तो व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स हो गया, डेंजर सिग्नल हो गया। येलो कलर हेडलाइट्स इन फॉगी वेदर, हाँ ये भी कर लेते हैं, चलो वैसे आपके सिलेबस में ही नहीं है। ब्लू कलर ऑफ स्काई हो गया। ठीक है, दैट्स इट। चलो देखो, फॉग लैम्प्स, कितने लोगों को पता है कि फॉग लैम्प्स होते हैं कार में अलग से, किसी भी व्हीकल में? पता ही होगा आप लोग को। आप जब भी आपके मॉम या डैड ड्राइव करते होंगे तो फॉगी वेदर में अगर ऑटोमेटिक गाड़ी तो उसमें ऑटोमेटिकली फॉग लैम्प्स ओपन हो जाते हैं, अगर नॉन ऑटोमेटिक है तो उसको फॉग लैम्प्स को ओपन करना पड़ता है, राइट, जलाना पड़ता है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है भाई कि कोहरा है, फॉग है, मेरा व्हीकल विजिबल होना चाहिए। अब ये जो होते हैं येलो कलर के फॉग लैम्प्स होते हैं, येलो कलर के होते हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। इसको रेड क्यों नहीं बनाया, या वायलेट, इंडिगो, ब्लू क्यों नहीं बनाया, येलो क्यों बनाया? कोई गेस कर सकता है? अभी जो मैंने बातें बताई आपको, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, यहां पे है येलो, बीच में कहीं पे। इसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। हमने चूज किया है येलो कलर, क्या रीजन हो सकता है? एग्जैक्टली यही। अभी फॉगी वेदर में ऐसा नहीं है कि आपका व्हीकल 2 किलोमीटर दूर से दिख रहा है, किसी को सिग्नल नहीं है कोई रेड, कि आप दूर से टोल प्लाजा में आने वाले हो, आपको सिग्नल दिख गया टोल प्लाजा का, आपने गाड़ी धीमी कर ली, वो नहीं है। फॉगी वेदर में आपको बस ये पता करना था कि एम आई गोइंग टू बम्प ऑन टू समवन्स बैक, मैं किसी व्हीकल को बम्प ना कर दूं, या कोई मुझे बम्प ना कर दे पीछे से। मेरी व्हीकल की बैक फॉग लैंप्स और फ्रंट फॉग लैंप्स जलने चाहिए। ठीक है, तो हमको एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग चाहिए होती है, कंट्रोल्ड अमाउंट, क्योंकि बहुत ज्यादा बिल्कुल स्कैटरिंग नहीं होगी तो आजू बाजू में भी मेरा व्हीकल नहीं दिखेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग हो गई तो अगेन एनवायरमेंट के कलर्स में और मेरे कलर में कुछ अलग ही, मतलब इट इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एंड येलो कलर का वेवलेंथ इतना सूटेबल है कि ये कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग होती है, कि मतलब ड्राइव करते टाइम जो अटेंटिव बंदा ड्राइव कर रहा है उसको अपने आसपास के आजू बाजू के व्हीकल्स दिखते हैं, उतना ही स्कैटरिंग चाहिए। अगेन गेम पूरा वेवलेंथ, कॉन्सेप्ट पूरा वेवलेंथ का है, कि यहाँ पे वेवलेंथ बहुत ज्यादा थी, स्कैटरिंग बिल्कुल नहीं थी, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या था? बहुत दूर से हमको दिखना चाहिए। खुद सोचो ना, फॉगी वेदर में बहुत दूर कोई सिग्नल है, वो देखने की जरूरत है क्या आपको? कोई जरूरत नहीं है, आप पास पहुंचोगे दिख ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके पास में एक व्हीकल है, आप ड्राइव कर रहे हो, आपने कट लेके इसको ओवरटेक करता हूं इधर आके, आपको ये व्हीकल दिखाई नहीं,
आपने स्पीड पे ओवरटेक किया, उड़ा दिया उसको, खुद भी उड़ गए, है ना, हो गया। तो काम क्या है कि भाई आस पास तक दिखे, ज्यादा स्कैटर भी ना हो लेकिन थोड़ा स्कैटर हो ताकि आसपास दिखे हमको। सो वी नीड सम कंट्रोल्ड स्कैटरिंग एंड येलो कलर वेवलेंथ इज जस्ट सुटेबल फॉर दैट, बिकॉज जो फॉग पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेवलेंथ येलो से कंपैरेबल होती है, इसीलिए येलो यूज किया। और कोई कलर स्कैटर नहीं होता है फॉग में, सिर्फ येलो स्कैटर होता है और वो दिखाई देता थोड़ा सा। कंट्रोल्ड स्कैटरिंग चाहिए, लेकिन कंट्रोल चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो उसमें देखो रीजनिंग में लिखा होगा, आप लोग को वहां दिख जाएगा, फॉग लैंप्स आर येलो इज बिकॉज ऑफ द सुटेबल वेवलेंथ फॉर येलो कलर। ठीक है गाइस, तो ये है कहानी। तो आप समझो कि इस पूरे चैप्टर में मेन कॉन्सेप्ट क्या है, स्कैटरिंग में मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट है वेवलेंथ का, जिसपे क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि भाई वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको याद रखना। मैं फिर से यहां बना रहा हूं, इस ऑर्डर को प्लीज याद रखना। दिस इज मिनिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं, एंड दिस इज मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और ये हो गया इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्कैटर। इसका उल्टा, वेवलेंथ से उल्टा है। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्कैटरिंग। तो मतलब इंक्रीजिंग मतलब ये सबसे कम स्कैटर होगा, जैसे आगे जाओगे आप ज्यादा 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 ज्यादा, दिस इज द मैक्स, दिस इज मैक्स maximum scattering, and this is minimum scattering. ठीक है, बस हो गया। अब इसको आपको बस एक बार रीड करके नोट्स में डाल के पार्क कर देना है। दिस चैप्टर इज नॉट फॉर, दिस पार्ट इज नॉट फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक, ओके गाइस, चल इसको प्लीज मैं वो कर दूं।